इस समय पूरी दुनिया के बड़े बड़े नीति निर्माताओं की नजरें किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध पर नहीं, बल्कि भारत के एक ऐसे राज्य पर आकर टिक गई हैं जिसने सिर्फ एक हफ्ते के भीतर पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही पलट कर रख दिया है। दोस्तों, बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने गजब कमाल कर डाला है, जिसके बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश भी पूरी तरह से हिला हुआ है। बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बने ठीक से एक हफ्ता ही हुआ है और मात्र 6-7 दिनों के भीतर बंगाल के भीतर जो हुआ है उसकी कल्पना किसी राजनीतिक विश्लेषक ने नहीं की थी। बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कदम रखते ही सीधे उत्तर प्रदेश का मशहूर योगी मॉडल लागू कर डाला है। एक तरफ जहां बंगाल के आम लोग इस अभूतपूर्व और त्वरित परिवर्तन से बेहद खुश हैं और शुभेंदु अधिकारी के कड़े फैसलों की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश भी बंगाल के इस ऐतिहासिक परिवर्तन से हिला हुआ है और वहां पर भारत के खिलाफ लोग पूरी तरह से हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। इस जबरदस्त प्रशासनिक और राजनीतिक भूचाल ने पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। पिछले 50 सालों से जो राज्य एक खास किस्म के राजनीतिक ढर्रे पर चल रहा था, वहां अचानक आया यह तूफान उन ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो भारत की सीमाओं को कमजोर देखना चाहती थी। जो बंगाल धीरे धीरे तुष्टीकरण और अव्यवस्था के दलदल में धकेला जा रहा था, वहां 50 बरस बाद एक ऐसी शासन व्यवस्था लागू की गई है जिसने राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रख दिया है। इस बदलाव की धमक सिर्फ कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग या नबन्ना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली से लेकर ढाका तक साफ तौर पर सुनाई दे रही है। यह नए राजनीतिक दौर की शुरुआत है जहां फैसलों में देरी नहीं की जाती, बल्कि सीधे एक्शन लिया जाता है। पिछले 5 दशकों के लंबे इंतजार के बाद बंगाल की धरती पर एक ऐसा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहा है जिसकी मांग यहां का बहुसंख्यक समाज बरसों से कर रहा था। सत्ता की कमान हाथ में लेते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला लिया, उसने राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। अब बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्र के प्रति गौरव और सम्मान की भावना जगाने वाले इस ऐतिहासिक कदम ने उन सभी ताकतों को करारा जवाब दिया है जो हमेशा से इस पावन भूमि पर भारत विरोधी एजेंडे को हवा देती आई थी। यह सिर्फ एक गीत की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि यह बंगाल की उस खोई हुई सांस्कृतिक और वैचारिक पहचान को वापस लाने का एक शंखनाद है जिसने कभी पूरे देश को स्वतंत्रता संग्राम की राह दिखाई थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इस पहले कदम के तुरंत बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया। दूसरा सबसे बड़ा प्रहार ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक स्थलों के बेजा इस्तेमाल पर किया गया है। राज्य के तमाम धर्म स्थलों से अवैध और बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकरों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। किसी भी तरह के भेदभाव के बिना कानून का राज स्थापित करते हुए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मजहबी तुष्टीकरण के दिन अब पूरी तरह से लग चुके हैं। आम जनता को एक शांत और सुरक्षित माहौल देने के लिए यह कदम बेहद जरूरी माना जा रहा था। योगी मॉडल की यही सबसे बड़ी खासियत है कि कानून सबके लिए बराबर होता है और यही व्यवस्था अब बंगाल की सड़कों पर साफ साफ लागू होती दिखाई दे रही है। इस फैसले से आम नागरिकों को रोज रोज के मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए गोवंश के संरक्षण के लिए एक बेहद कड़ा कानून लागू कर दिया गया है। पूरे बंगाल में गौ कटान और गोवंश के अवैध परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो लोग बरसों से इस अवैध धंधे के जरिए अपनी जेबें भर रहे थे और राज्य के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य पुलिस को साफ और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सीमावर्ती इलाकों से होने वाली पशु तस्करी के पूरे सिंडिकेट को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इन शुरुआती फैसलों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि नई सरकार किसी भी तरह के बाहरी या भीतरी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होगा। नई सरकार केवल कानून व्यवस्था को सख्त करने तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि उसने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए भी ऐतिहासिक पहल की है। गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों
और रोजाना मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक बेहद संवेदनशील और लोक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। अब राज्य में मात्र 5 रुपए में माछ भात यानी मछली और चावल की पूरी थाली उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना उन राजनीतिक दलों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो खुद को गरीबों का मसीहा बताते थे, लेकिन असल में जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसा कर रखते थे। 5 रुपये में सम्मानजनक और भरपेट भोजन मिलने से गरीब तबके में सरकार के प्रति एक गहरा विश्वास पैदा हुआ है। राष्ट्रवाद और जन कल्याण का यह अनूठा तालमेल ही इस नई सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। लेकिन इस घरेलू सुधार से भी बड़ा और महत्वपूर्ण मोर्चा देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का था। बंगाल की एक बहुत लंबी सीमा पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती है, जहां से लगातार अवैध घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की खबरें आती रहती थीं। शुभेंदु अधिकारी ने इस राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। सीमावर्ती तमाम जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर फेंसिंग यानी कटीली बाड़ लगाने के काम को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया है। पिछले कई सालों से जमीन अधिग्रहण के नाम पर इस बेहद जरूरी काम को जानबूझकर लटकाया जा रहा था, लेकिन नई सरकार ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि अगले 6 महीनों के भीतर लैंड ट्रांसफर यानी जमीन हस्तांतरण की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए। सीमाएं सुरक्षित होंगी तभी देश के भीतर की जनता सुरक्षित रह पाएगी। इसी मूल मंत्र के साथ सीमा सुरक्षा बल को राज्य प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जमीन से जुड़े इन बेहद जटिल और तकनीकी मसलों को महज 6 दिनों के भीतर सुलझा लेना यह साफ दिखाता है कि जब सरकार की नीयत साफ हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। सीमा पार बैठे राष्ट्र विरोधी तत्व इसी बात से सबसे ज्यादा परेशान और हैरान हैं, क्योंकि अब उनके लिए भारत की सीमा में अवैध रूप से दाखिल होना हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। कटीली बाड़ का यह काम पूरा होते ही घुसपैठ का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। सुरक्षा का यह चक्र सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के भीतर चल रही संदेहास्पद गतिविधियों पर भी अब बहुत पैनी नजर रखी जा रही है। राज्य के तमाम मदरसों की गतिविधियों की व्यापक और गहन पड़ताल शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियों को साफ निर्देश हैं कि जिन भी संस्थानों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने या युवाओं को गुमराह करने की थोड़ी सी भी शिकायत मिलेगी, वहां तुरंत और बेहद सख्त एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा के पवित्र आवरण में देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले किसी भी तत्व को अब बंगाल की धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने के लिए राज्य पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा की शुरुआत कर दी है, जिससे गुंडे, मवाली और सिंडिकेट चलाने वाले बड़े बड़े माफियाओं के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। जो अपराधी और बाहुबली नेता पहले सत्ता के सीधे संरक्षण में खुलेआम घूमते थे और आम जनता को डराते धमकाते थे, आज वे अपनी जान बचाने के लिए छिपे फिर रहे हैं। पुलिस की इस ताबड़तोड़ और निष्पक्ष कार्रवाई ने अपराधियों के मन में कानून का ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि या तो वे राज्य छोड़कर भाग रहे हैं या फिर खुद ही सलाखों के पीछे जाने की मिन्नतें कर रहे हैं। इसके साथ ही बंगाल की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सामाजिक समस्या यानी अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की एक मुकम्मल और बड़ी तैयारी कर ली गई है। पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से बंगाल के कई सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का संतुलन बदला है, उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। अवैध रूप से रह रहे लोगों की सटीक पहचान करने के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय जांच एजेंसियों के आपसी समन्वय से हर एक संदिग्ध नागरिक के पहचान पत्रों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। घुसपैठियों के वोट बैंक के बल पर अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं का जमीन पर से आधार अब पूरी तरह से खिसक चुका है। यह राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा सीधा मामला है और इस पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का यह सख्त रवैया साफ करता है कि बंगाल को अब किसी भी देश विरोधी साजिश का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। इस जबरदस्त और अभूतपूर्व प्रशासनिक फेरबदल ने विपक्ष के पूरे खेमे में हाहाकार मचा दिया है। करीब 80 साल के लंबे इंतजार के बाद बंगाल में असली खुशियों की बहार देखने को मिल रही है, जहां कानून का राज सर्वोपरि है और आम आदमी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। मात्र 6 दिनों के भीतर
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इन ताबड़तोड़ और साहसिक फैसलों से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कदर बौखला गईं कि उन्होंने राजनीति के इतिहास में एक बेहद अजीब और अप्रत्याशित कदम उठा लिया। वे खुद वकीलों की ड्रेस पहनकर और काला कोट धारण करके सीधे हाई कोर्ट पहुंच गईं। सरकार बने महज 6 दिन ही हुए थे कि उन्होंने नई सरकार के ऊपर कानूनी आरोपों की पूरी बौछार कर दी। ऐसा लगा मानो उनके हाथ से सत्ता क्या निकली, उनका पूरा राजनीतिक वजूद ही गहरे संकट में पड़ गया हो। लेकिन देश और राज्य की जनता सब कुछ बहुत बारीकी से देख रही है। विपक्षी नेताओं को अब यह समझना होगा कि उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए और थोड़ा धीरज धरना चाहिए। अभी तो शुभेंदु अधिकारी के पास पूरे 5 साल का लंबा कार्यकाल मौजूद है और उनका राजनीतिक भविष्य भी बेहद उज्जवल और लंबा है। बंगाल की जनता पुरानी सरकार के कुशासन, बेहिसाब भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये से इस कदर पूरी तरह से ऊब चुकी थी कि अब वे उनकी सूरत तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा और जीवंत नजारा तब देखने को मिला जब ममता बनर्जी हाई कोर्ट परिसर से बाहर निकल रही थी। वहां मौजूद आम जनता और वकीलों के हुजूम ने उनके सामने ही चोर चोर के तेज नारे लगाने शुरू कर दिए। यह किसी भी कद के राजनेता के लिए सबसे ज्यादा असहज और शर्मनाक स्थिति होती है, जब उसकी अपनी ही जनता उसके खिलाफ इस तरह सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। जनता का यह गुस्सा कोई अचानक नहीं फूटा है, बल्कि यह बरसों से दबा हुआ आक्रोश है जो अब बाहर आ रहा है। ऐसा ही कुछ वाकया अभी हाल ही में महुआ मोइत्रा के साथ भी देखने को मिला था, जब वे हवाई जहाज से कोलकाता से दिल्ली पहुंची थी। वहां भी उन्हें आम यात्रियों और आम जनता के तीखे विरोध और नारों का सामना करना पड़ा था। जनता का यह बदलता हुआ मिजाज साफ साफ बता रहा है कि अब बंगाल की राजनीति में पुराना ढर्रा और मनमानी नहीं चलने वाली है। इसके अलावा कानूनी मोर्चे पर भी उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बंगाल बार से ममता बनर्जी के वकालत के लाइसेंस से जुड़ा पूरा पुराना रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को अब इस कड़े कानूनी शिकंजे और जांच का सामना करना ही होगा। राज्य में बरसों तक चले बेहिसाब भ्रष्टाचार, कटमनी संस्कृति, तोलाबाजी और आम व्यापारियों को दी जाने वाली धमकियों का पूरा हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री को यह बात अब अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को आने वाले समय में अपने के कर्मों की बहुत भारी कानूनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिस तरह से राज्य के कीमती संसाधनों को लूटा गया, योग्य युवाओं के रोजगार को पैसों के बदले सरेआम बेचा गया और हर छोटे बड़े सरकारी काम में कटमनी यानी अवैध कमीशन खोरी का एक संगठित नेटवर्क चलाया गया, उसकी जांच अब अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी को इन गंभीर घोटालों के कारण जेल की सलाखों के पीछे भी वक्त गुजारना पड़ सकता है। विदेशी घुसपैठियों को राज्याश्रय देकर और उन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराकर बंगाल की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के स्वरूप को बदलने का जो खतरनाक और राष्ट्र विरोधी खेल खेला गया, उसका पूरा पर्दाफाश अब जनता के सामने हो चुका है। पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में न केवल रोड़े अटकाए, बल्कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों और देश के संघीय ढांचे को भी सीधी चुनौती देने की दुस्साहसिक कोशिशें की। केंद्रीय जांच अधिकारियों को स्थानीय पुलिस के जरिए बंधक बनाने जैसी शर्मनाक और असंवैधानिक घटनाएं भी पूरे देश ने देखी हैं। इन सभी गैर कानूनी और असंवैधानिक हरकतों का पूरा हिसाब होना अब बिल्कुल तय माना जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने और खुद दिल्ली की राजनीति करते हुए देश का प्रधानमंत्री बनने का जो मुंगेरी लाल का सपना देखा गया था, वह अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब वह महत्वाकांक्षा देश की सुरक्षा और जनता के हितों की बलि देकर बनाई जाए, तो उसका अंत ऐसा ही दर्दनाक होता है। हाँ, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और विपक्षी गठबंधन के बाकी साथियों ने सहमति दी, तो वे राज्यसभा के रास्ते दिल्ली पहुंचकर विपक्षी गुट का नेतृत्व संभालने की कोशिश जरूर कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी यह बहुत बड़ी शर्त है कि ममता बनर्जी से पूरी तरह से मुंह फेर चुके राहुल गांधी अपना खुद का प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, जो कि फिलहाल किसी भी स्थिति में मुमकिन नजर नहीं आता। पूर्ववर्ती सरकार का राजनीतिक खेल अब बंगाल की धरती से पूरी तरह समाप्त हो चुका है।
बंगाल की जनता ने पिछले कई दशकों में बहुत लंबा और गहरा दर्द झेला है। पहले वामपंथियों ने लगातार 35 साल तक राज करके राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतरीन उद्योगों और कार्य संस्कृति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वैचारिक हिंसा का नंगा नाच किया और फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 15 सालों के शासन ने जनता पर भारी जुल्म ढाए। इस बेहद महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य को भारत की मुख्य धारा से वैचारिक रूप से अलग करने और एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित करने का एक बहुत ही गहरा और खतरनाक षड्यंत्र रचा जा रहा था। संवैधानिक रूप से नियुक्त राज्य के राज्यपाल को कुछ नहीं समझा गया और हर कदम पर राजभवन की गरिमा का अपमान किया गया। उनकी हमेशा से यही आंतरिक तमन्ना रहती थी कि केंद्र सरकार किसी भी तरह उकसावे में आकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, ताकि वे पीड़ित होने का नाटक करके जनता के बीच सहानुभूति का कार्ड खेल सकें और वोटों का ध्रुवीकरण कर सकें। लेकिन वे देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और चाणक्य नीति को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहीं। बिना राष्ट्रपति शासन लगाए पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जनता के वोटों की ताकत से इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और फिर महज एक हफ्ते के भीतर कानून का इकबाल बुलंद कर देना, इसे कहते हैं असली और मजबूत शासन।